हेलो ऑल, वेलकम टू BHH एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे यूनिट 5, दैट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस यूनिट के हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद एटलीस्ट लाइक करके जाएं। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये करने से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, सो दैट वी कैन वर्क हार्ड फॉर यू। ठीक है, आपके लिए कंटेंट बनाना और सारी चीज़ें पाइल अप करना, इट्स नॉट ईजी। बहुत टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है ये सब करने के लिए, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके हमारे वीडियोस के थ्रू। सो प्लीज़ मोटिवेट अस बाय डूइंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। एटलीस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग फॉर एनीवन टू स्टे ऑन दिस यूट्यूब। ओके, चलिए चलिए देखते हैं। तो हमें अब तक सब कुछ कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं और इसकी हिस्ट्री कैसी रही है, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पिक्चर में आया, ठीक है। तो अगर मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस की बात करें, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में किया जाता है, तो सबसे पहले कुछ क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। क्रॉपिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आप मोनोकल्चर करते हो यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप ओवर द टाइम, सेम फार्म लैंड में अगर आप उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो क्या होता है, ओवर द टाइम उस सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, न्यूट्रिएंट वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे आप क्रॉप्स के साथ साथ अपने लाइफ स्टॉक भी साथ में उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है, साथ में उसको लगाओ। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का। ये मिक्स्ड फार्मिंग हो गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग में जहाँ पे 2-3 अलग अलग तरह के क्रॉप्स आप यूज़ करते हो, मतलब बेसिकली मोनोकल्चर नहीं करते हो, पॉलीकल्चर का कॉन्सेप्ट है इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग में। इंटर क्रॉपिंग मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स के रोज़ बना लिए। सपोज़ इस मेड़ी में आपने कोई और प्लांट लगा लिया है, सपोज़ इधर वीट लगा लिया है, तो इधर आपने कुछ वेजिटेबल प्लांट्स लगा लिए हैं, फिर इधर वीट लगा लिया है, फिर इधर कोई वेजिटेबल प्लांट्स लगा लिया। तो इस तरह का इंटरक्रॉपिंग भी होता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन की बात करें हम, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि एक सीज़न में एक तरह का क्रॉप लगाओगे, फिर उसके बाद क्रॉप टाइप चेंज करोगे अगले सीज़न में आप कुछ और लगाओगे, फिर थर्ड सीज़न में यू कैन रिपीट द सेम क्रॉप। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप्स के साथ लाइफ स्टॉक को लगाते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक मतलब ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे चारा वारा जो कैटल्स को फीड कराते हैं, तो उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। तो उस तरह की चीज़ें आप क्रॉप के साथ लगाते हो तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। क्रॉपिंग जहाँ पे 2 अलग अलग क्रॉप्स को लगा रहे हो तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग मतलब 2 क्रॉप्स का आप कुछ रोज़ जैसा प्रिपेयर करके डिफरेंट क्रॉप लगा रहे हो रो वाइज, ठीक है। क्रॉप रोटेशन यानी कि एक सीज़न बाद आप उस क्रॉप को नहीं ग्रो कर रहे हो, आप उसको इधर ऑल्टरनेट सीजन में, नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर रहे हो, तो दैट इज क्रॉप रोटेशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का दूसरा आता है, पहला तो ये हो गया कि क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, कि क्रॉप हम किस तरह से, ये आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग क्रॉप को किस तरह से ग्रो करना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वो है सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी में हम क्या देखते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ हो, केमिकल्स का यूज़ कम से कम हो, बहुत मिनिमम, ठीक है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बट इमरजेंसी केस में आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में नहीं यूज़ कर सकते। तो केमिकल ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र्स पे आप रिलाई करोगे, जैसे कि राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम, ठीक है।
उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर का कॉन्सेप्ट। ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की, तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जैसे नीम ऑयल, बैसिलस thuringiensis, बीटी, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। इसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है आईपीएम, जो कंबाइन करता है बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड केमिकल टूल्स। इसमें जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान है, इसमें बेसिकली आपको केमिकल टूल्स कुछ कुछ इस तरह से टेक्निक बताई जाती है और कुछ टूल्स बताए जाते हैं जिससे कि आपके पेस्ट कम लगेंगे क्रॉप पे, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप मोनोकल्चर अवॉइड करो। मोनोकल्चर से भी पेस्ट बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब तेज़ी से पूरा का पूरा खेत वो खाली कर देते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं खा के, ठीक है। लेकिन अगर पॉलीकल्चर रहेंगे तो इकट्ठा पूरा का पूरा फसल ख़राब नहीं होता है। तो ये भी ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ। तो दिस आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ओवरऑल हमें क्या करना है, पेस्टिसाइड का यूज़ रिड्यूस करना है, ठीक है। ईटिंग लोकल रिड्यूसेस ट्रांसपोर्ट इमिशन, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हो, ट्राई टू कंज्यूम देयर लोकल फूड, कंज्यूम लोकल क्रॉप बेस्ड फूड, ठीक है। जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वही ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन इमिशन का कम आएगा, मतलब सप्लाई कम होएगी, ठीक है। लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करोगे इस तरह से, और सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करोगे। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है क्या। इन 3 वीडियोस के थ्रू आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमने फार्मिंग कर लिया, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर लिए। अब फार्मिंग के बाद क्या आता है, हमारे पास प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट आता है यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट, आपका जो भी फसल उगा है आप उसको काटोगे और अपने पास रखोगे, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर। अब फसल को आपने खेत से निकाला, ठीक है, खेत से निकाला और उसको फिर आपको उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और एट द सेम टाइम अपने फील्ड को प्रिपेयर करना है, ठीक है, दूसरे राउंड ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक में इंक्लूडेड हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। तो जो भी आपका आउटकम आया है एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करता है। जैसे आपने अगर गेहूँ उगाया है तो गेहूँ की कटाई होगी, फिर उसमें से गेहूँ सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर स्टोरेज होगा, खेत से आप उसको लेके जाओगे, वेयर हाउस में स्टोर करोगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे वहाँ से आप उसको बेचोगे। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। और प्रिजर्वेशन के मेथड, तो हर आपका क्रॉप की वैरायटी, आपकी क्रॉप कैसी है उसके बेसिस पे आप स्टोरेज करते हो। कुछ चीज़ों को लो टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रीजिंग वगैरह चीज़। कुछ चीज़ों को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ड्राई करना होता है तो सन ड्राई या डिहाइड्रेशन, वाटर कंटेंट बेसिकली रिड्यूस करना होता है वहाँ से। कैनिंग करना होता है एयर टाइट सील्ड पैक्ड कंटेनर्स में। और कुछ चीज़ों को सॉल्ट और शुगर में एडिंग करी जाती है, जैसे पिकलिंग, जैम, जेलीज, इन तरह के। तो ये दिस आर द डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन एक चीज़ हो गया। प्रिजर्व करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो कोल्ड चेन्स, इंसुलेटेड ट्रक्स, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिशेबल्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के भी अलग अलग मैकेनिज्म्स होंगे। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग यानी कि कन्वर्जन ऑफ रॉ फूड, जो रॉ ग्रेन्स हैं,
इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। अब गेहूं तो आप डायरेक्ट खाओगे नहीं, उससे आटा बनाओगे, फिर आटा से रोटी बनाओगे, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में चेंज करना इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रिजर्वेशन होता है, पैकेजिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, साइज, क्वालिटी, कलर, ठीक है। और ये सब क्या करता है, शेल्फ लाइफ को वैल्यू देता है, ऐड वैल्यू टू द शेल्फ लाइफ, कि आपका अगर आपने प्रॉपर प्रिजर्वेशन किया है, प्रॉपर पैकेजिंग करी है, तो ये हमारा जो ग्रेन है या फिर उससे जो भी प्रोसेस करके, सपोज आपने गेहूं से, वीट से आपने आटा बनाया है, ठीक है, फ्लोर बनाया है, और फिर इससे सपोज आप ब्रेड बना रहे हो, तो इस ब्रेड की भी क्या करोगे, प्रॉपर उसको प्रिजर्व करोगे और फिर पैकेज करोगे, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाएगा, है ना। तो ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ओके, ये सारे मैकेनिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब प्रोसेसिंग के बाद दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है, फूड एडल्ट्रेशन और एडिटिव्स का, ठीक है। एडल्ट्रेशन की बात करें हम तो बेसिकली ये होता है, इसको हम कहते हैं मिलावट, ठीक है, मिलावट। तो आपने सुना ही है कि फॉर एग्जांपल आटे के साथ चॉक पाउडर मिला दिया, दूध के साथ पानी मिला दिया, ठीक है, टर्मरिक में कुछ यूज़ कर रहे हैं वो येलो कलर का, वो मिला दिया, ब्रिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं चिली पाउडर में मिला के। तो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए मिलावट करना इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। और फिर इसके बाद है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या करता है, ये प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, टेस्ट को इन्हेंस करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी ओवर द टाइम दिखने लग गए। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स यानी बहुत तरह की बीमारियाँ, लाइक कैंसर, लीवर किडनी डैमेज, एलर्जीज, फूड पॉइजनिंग। तो प्रोसेस्ड फूड जो भी आप खाते हो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडल्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड फूड खाने में। तो आप क्या खा सकते हो, आप रॉ फूड खा सकते हो। रॉ फूड का मतलब कि आप रॉ चीज़ें लेकर के आओ और अपने घर पे खाना बनाओ और खाओ, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड। इससे आप बहुत ही केमिकल्स जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, वो केमिकल्स बहुत ही रिड्यूस्ड क्वांटिटी में आप कंज्यूम करोगे ओवर द टाइम, अगर आपकी ये हैबिट है तो। अगर आप बाहर का खाना, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड प्रीफर करते हो, तो आप यू आर गेटिंग एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एनहेंसर के फॉर्म में हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में हो सकते हैं। बाकी मिलावट तो हर जगह है, मिलावट तो हो ही रही है, ठीक है। इवन अगर आप कुछ ऑयली फूड खाते हो तो आफ्टर ईटिंग ऑयली फूड आपके गले में जलन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडल्ट्रेशन, ठीक है, मिलावट की वजह से होता है। अब बिकॉज ऑफ सो मैनी इश्यूज, इंडिया में क्वालिटी को डील करने के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो कि फूड के क्वालिटी को चेक करते हैं और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आईएसआई का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स के लिए चेक का काम करता है। एजी मार्क एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए एश्योर करता है क्वालिटी ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एग्री मार्क क्या है, एजी मार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है और ये एग्री प्रोडक्ट में अश्योर करता है क्वालिटी। एफपीओ इज़ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स। प्रोसेस्ड फ्रूट्स के लिए ये चेक करता है स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड की जब हम बात करते हैं, इससे दो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया एक्सेस।
यानी कि फूड का प्रोडक्शन और फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेस। जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड विद टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, हाई यील्ड वैरायटीज़ एंड फर्टिलाइजर्स। जैसा कि हमने देखा कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्ड वैरायटीज़ का यूज़ करके, फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, डिफरेंट इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ग्लोबल फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हुए हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया अब हमारा, ठीक है, लेकिन उस फूड प्रोडक्शन मतलब जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, मतलब सब तक बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फूड का भी और लैंड का भी, एग्रीकल्चरल लैंड का भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, ओवर द टाइम सॉयल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, ठीक है। वाटर स्ट्रेस में हो रहा है क्योंकि इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऑलरेडी मैंने कई बार ही बता दिया है। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है फूड प्रोडक्शन के साथ। अब हम बात करें फूड एक्सेस की, तो इसमें वो दूसरी वाली चीज़ आ जाती है कि लोगों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फूड का, ठीक है। फूड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लैक और फिजिकल एक्सेस टू एडिक्वेट फूड। क्योंकि अगर आप कंट्री की बात कर लो, अगर हम इंडिया की बात कर लें, सॉरी, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो हमारे कंट्रीज़ में लोग अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, सरप्लस हैं एक्चुअली, अंबानी अडानी जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो इकोनॉमिक्स से आप रिलेट कर सकते हो। जो इकोनॉमिकली जितना स्टेबल होगा उसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उस तरह की होगी। तो लैक ऑफ इकोनॉमिक और फिजिकल एक्सेस टू एडिक्वेट फूड। कॉजेस क्या है, मुख्य कारण है गरीबी, बहुत गरीबी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, ठीक है। मान लो किसी के पास खेत है पर वो किसान गरीब है, वो खेती करने के बाद जो भी उसका फसल है उसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर पा रहा है, और बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन वेदर कंडीशन उसका फूड प्रोडक्शन जो भी है वो स्पॉयलेज हो जा रहा है, ठीक है। सपोज गेहूँ काट के खेत में ही रख दिया और फिर बारिश हो गई तो वो ख़राब हो गया, उनके पास प्रॉपर स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, झगड़े हो जाते हैं ज़मीन वमीन को लेकर के, तो उस तरह की चीज़ें। और आपको ये भी पता होगा डिस्प्लेसमेंट इशू, यानी कि गवर्नमेंट की कोई डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट आई है, सपोज़ हाईवे निकल रहा है, डैम बन रहा है, तो उसमें जो ज़मीन जाती है वो किसकी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की ही जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो। तो अगर किसी किसान की ज़मीन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चली गई, ऑल्दो उसको मुआवजा मिल गया, बट ओवरऑल क्या हो गया, वो बंदा वहाँ से डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने का रिजल्ट ये है कि ही इज़ नाउ अनेबल टू प्रोड्यूस। अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वहाँ, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो बड़े सारे इश्यूज भी हैं इसके साथ, ठीक है। इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बहुत ही इनएफिशिएंट क्वांटिटी में है, या तो क्वालिटी में है, या तो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, ठीक है। सो दिस आर द इश्यूज रिलेटेड टू फूड एक्सेस। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फूड सिचुएशन का। वर्ल्ड लेवल पे जब बात करें तो ओवर 735 मिलियन पीपल फेस्ड हंगर ग्लोबली इन 2023। FAO के अकॉर्डिंग, FAO का डाटा है कि 2023 में 2023 में 735 मिलियन लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूज डेटा, बहुत ह्यूज नंबर है, ठीक है।
Hunger is more severe in Saharan Africa एंड साउथ एशिया। तो बेसिकली अफ्रीका और एशिया में भी साउथ रीजन में हंगर बहुत सीवियर इशू है, बहुत ज़्यादा। पैराडॉक्स, फूड सरप्लस इन सम कंट्रीज वाइल अदर फेस फेमाइन। बहुत सारे कंट्रीज़ में फूड इतना एक्सेस में सरप्लस में है, वो बहुत बर्बाद किए जा रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ में लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल सिनेरियो है। अब अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी का ये एक डेफिनेशन है, FAO के द्वारा दिया गया है। दैट इज़ फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, सारे लोग, एट ऑल टाइम, हर समय, हैव फिजिकल एंड economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet dietary need for a healthy life। मतलब हेल्दी लाइफ जीने के लिए सारे लोगों के पास सारे टाइम, ऐसा नहीं है कि सुबह खा लिया रात का भरोसा ही नहीं है, ठीक है, ऑल द टाइम्स उनके पास क्या हो, फिजिकल हो और इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी हो, सफिशिएंट खाना का, सेफ खाना का, न्यूट्रिशियस फूड का, ठीक है, सो दैट वो अपना डाइटरी इनटेक पूरा कर सकें। इसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। जैसे कि आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, भंडारा बना के रखते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, वो पूरे साल का गेहूँ, चावल, दाल स्टोर करके रखते थे। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ फूड सिक्योरिटी इन अ स्मॉल लेवल। वैसे ही कंट्री का भी अपना भंडार घर होता है जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहे। तो हमें इंश्योर करना होता है कि हमारे पास कल का, परसों का, एक महीने का खाना अवेलेबल हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ चीज़ इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। और खाना मतलब कुछ भी नहीं, आपके पास सफिशिएंट हो पहली चीज़, तो दूसरा सेफ हो, न्यूट्रिशियस फूड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत ख़राब है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसेंशियल फॉर और नेशनल स्टेबिलिटी, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर इसलिए करती है इधर इस सेक्टर में क्योंकि नेशन की स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक फूड सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में गरीबी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का ही सिनेरियो चल रहा था, वहाँ पे भगदड़ के केसेस आ रहे थे, 2-3 केसेस मैंने देखे अभी रिसेंटली कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फूड में नहीं, स्पेशली अनाज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वहाँ पे, और लोगों में इतनी भीड़ आई थी उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना अनाज लेने के लिए, और वहाँ भगदड़ हो गया, ठीक है। मतलब खाने के लिए वहाँ भगदड़ हो जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई उस भगदड़ में। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। उस कंट्री में क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है फूड सिक्योरिटी की वजह से। तो फूड सिक्योरिटी इज़ अ मेजर रीज़न। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो क्या हो जाता है, जो बच्चे होंगे उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। आपके मैटरनल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जब फीमेल को नहीं मिलता ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, तो मैटरनल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट आता है। तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स आर देयर ड्यू टू लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो किसी नेशन के लिए फूड सिक्योरिटी का जो इवेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्टेबल एटमॉस्फेयर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ओके। और इससे क्या मतलब क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम हंगर को रोक सकते हैं, माल न्यूट्रिशन को रोक सकते हैं, और सोशल अनरेस्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। सोशल अनरेस्ट को, पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स जो आपको जस्ट
जान लो, ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहाड़ जैसा कुछ नहीं है। बस गो थ्रू करना है आपको कि आप अपना एलिमिनेशन वाला कॉमन सेंस यूज़ करके आप सही आंसर टिक कर सको, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए उसमें, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू इशू प्रोडक्शन से, स्टोरेज और एक्सेस से रिलेटेड, और यहाँ पे उनके डिटेल्स ये आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड फोकस। अब फूड सिक्योरिटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमने देख लिया, ऊपर के सेक्शन में कि वाई अ फूड सिक्योरिटी मैटर्स फॉर अ नेशन। ओके, सो अब सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। पहला है इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो आपका एग्रीकल्चर फिर ठीक है, एक बार को प्रोडक्शन कर लोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम की बात फिर कैसे होएगी। आपका सॉइल ख़राब है, आपने बहुत पॉल्यूशन कर रखा है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो दूर की बात है, एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें मूव करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, सॉइल कंजर्वेशन पे और वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप को यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंट के बाद, वो है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि इक्विटेबल, बराबर की ऑनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, बराबर का मालिकाना हक होना चाहिए, जो भी ज़मीन है उसमें सबका ज़मींदारी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिट सपोर्ट, किसानों को ईज़िली लोन मिल जाना, फार्म लोन्स मिल जाना, ताकि वो अपने फसल लगाने की तैयारी कर सकें, ठीक है। मार्केट सपोर्ट अभी आपने लास्ट फ्यू ईयर्स से, 1-1.5 साल से 2 साल से आपने काफ़ी एमएसपी के बारे में सुना होगा कि किसानों ने बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया था कि एमएसपी बढ़ाया जाए। तो एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जब भी किसान अपना फसल उगाता है उसके बाद वो गवर्नमेंट को बेचता है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको अपने पास रखती है एज अ फूड सिक्योरिटी, और फिर ओवर द टाइम धीरे धीरे वो सेल आउट करती है बाहर, या फिर जहाँ पे भी फीड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना होता है तो गवर्नमेंट उसको सेटअप को देखती है। उसके बदले में अनाज लेती है वो किसानों से, तो क्या देती है? एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्राइस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए सो दैट फार्मर ने जो भी इनपुट डाला है, एटलीस्ट अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो भी इनपुट डाला है उस इनपुट का प्लस लेबर का खर्चा निकलना चाहिए। इन सबको इंक्लूड करके एमएसपी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीड ऑनरशिप, इनकरेज इंडिजीनियस सीड, लोकल जो नेटिव वहाँ के प्लांट्स हैं उनके सीड्स को इनकरेज करना चाहिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिकल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म की बात करें तो इम्प्रूव पीडीएस, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेन स्टोरेज, ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह स्टोरेज बना लिया, छोटे छोटे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे स्टोरेज हाउसेस बनाने चाहिए, ठीक है, टू इम्प्रूव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाया मिड डे मील्स, ठीक है, मतलब कि मिड डे मील्स वगैरह के थ्रू अवेलेबल कराना न्यूट्रिशियस फूड कॉमन लोगों को, स्पेशली बच्चों को, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, कि बच्चों को न्यूट्रिएंट भरपूर, मतलब जो भी है खाना उनको भरपूर क्वांटिटी में भी मिले और न्यूट्रिएंट रिच खाना मिले, ठीक है। अभी करंट मार्केट सिस्टम के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं कि जो बीच का आदमी होता है, किसान और थर्ड पार्टी के बीच का जो मिडिल मैन है, वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है छोटे फार्मर्स को, ठीक है, उनका मुनाफा खुद खा जाता है। पुअर रूरल
कनेक्टिविटी गाँव से शहरों तक की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, जिसके वजह से किसानों को इन मिडिल मैन्स का सहारा लेना पड़ता है। वो खुद अपना प्रोडक्ट आकर के नहीं बेच सकता, ठीक है। तो मिडिल मैन के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर रूरल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वेयर हाउसिंग एंड प्राइस फोरकास्टिंग। सफिशिएंट वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे स्टोर किया जा सके, और प्राइस का कोई क्लियर कट फोरकास्टिंग नहीं है कि इतना मिलेगा। मतलब हर दिन जब भी आप देखोगे ना ऐसे मार्केट को, सब्जी के मार्केट हो गए, दूध के मार्केट हो गए, या फिर अनाज के मार्केट हो गए, तो वहाँ पे बोलियाँ लगती है। अभी वो एंशियंट सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं। हर दिन मार्केट प्राइसेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट फोरकास्टिंग नहीं है। किसी से बहुत सस्ते में खरीद ले रहे हैं, किसी से बहुत महंगे में कोई उनको बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम है। सो दिस आर द करेंट इश्यूज रिलेटेड विद द मार्केटिंग। अब किस तरह हम इसको सुधार सकते हैं? सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट सेल, जिसके लिए ई नाम बनाया गया है, ठीक है। स्टोरेज एंड कोल्ड चेन्स, प्रॉपर स्टोरेज हाउसेज हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंसेंटिव्स हो। ऐसा नहीं है कि एक क्रॉप को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, बाकी क्रॉप्स को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंसेंटिव्स भी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी, नेशनल वर्सेस हाउस होल्ड लेवल। तो अ कंट्री में हैव इनफ फूड नेशनली बट लोकल पीपल हाउस होल्ड स्टिल गो हंग्री। जैसे इंडिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दिस, कि हमारे कंट्री के पास सफिशिएंट खाना है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको फिर भी भूखा रहना पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, एक्सेस इशू एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन persist. So these are the few reasons behind this. Okay, true food security must be inclusive and sustainable. Inclusive सबके लिए, sustainable होना चाहिए, environmental friendly होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया NFSA, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। कब लाया गया था? 2013 में। इसके मेन फीचर्स क्या है? फूड के लिए लीगल राइट बन जाता है नियरली 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का, ठीक है। कवर क्या करता है? कवर करता है ये 75% रूरल और 55% अर्बन पॉपुलेशन को। प्रोविजंस क्या है कि 5 किलो हर महीने चावल 3 रुपये का मिलेगा, 5 किलो हर महीने गेहूँ 2 रुपये का, और जो भी कोर्स ग्रेन है 5 किलो हर महीने 1 रुपये का मिलेगा, ठीक है। मिड डे मील्स और मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स, ये सारे फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं, दैट इज़ थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। वुमेन्स को एम्पावर करना है, तो इसके लिए क्या किया गया है? जो राशन कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड पे घर की जो एल्डर वुमेन होती है उसके हिसाब से राशन कार्ड मेंटेन किया जाता है, और शी इज़ द ऑनरशिप ऑफ, शी इज़ हैविंग दैट ऑनरशिप ऑफ राशन कार्ड, ओके। ग्रेवियंस एंड रिडेशियल सिस्टम, कुछ नहीं, आप इतना ही याद रखिए, एक क्लियर कट आइडिया रखिए, बहुत स्ट्रेस आउट नहीं होना है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ें पढ़ा दी गई है, बता दी गई है, उसको जस्ट याद रखना है। डेटा आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पीवाईक्यूज़ पे तो बिल्कुल वो मस्ट है, पीवाईक्यूज़ आपको करके जाना है, दैट इज़ मस्ट। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 25 से 30% क्वेश्चन आएंगे हमेशा पीवाईक्यू से। सो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। इस तरह से हमने यूनिट 5 कवर कर लिया है। अब बाकी के जो भी यूनिट्स रह गए हैं, इन केस कोई, तो मैं उसका आपको PDF दे दूँगी, ठीक है। मीनवाइल हम कोशिश करेंगे कि जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं, थोड़े और कुछ कहीं से सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे मिल जाए तो मैं वो भी करा के एक वीडियो बना दूँगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ रहे हो उसको स्ट्रांगली पढ़ो, उस पर कमांड रखो, और यस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा इन जो भी जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, ओके।
Thank you for watching this video.